स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम स्काई क्लासेस में एक नया ही प्रोग्राम लेकर आपके पास आए हैं। और आपको पता है कि जो स्काई क्लासेस है, हम कोचिंग के साथ एसोसिएट है और हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करवाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो। और उसके बाद ये भी पता है कि हम ऑनलाइन में ओआरसीसी प्रोग्राम्स के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, जहां पे हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। या इसी तरह अगर नीट या जेई के लिए हम एनएफटीएस जो है वो प्रोग्राम्स लाते हैं, नीट फिनिशिंग टेस्ट सीरीज। और अल्टीमेटली फिर मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि जब बच्चे का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्पेशली नीट एग्जाम हो या जेई हो, तो बच्चा एंड पे डिप्रेशन में चला जाता है प्रिपरेशन डेज में। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे की जो कॉन्फिडेंस होती है वो लॉस हो जाती है। उसको ये नहीं पता होता है कि एंड के टाइम पे मुझे क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है जिससे मैं नीट को क्वालिफाई कर सकता हूं या जेई को क्वालिफाई कर सकता हूं। तो इसी सिलसिले में इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए और एंड पे जो स्ट्रेटजीज एक बच्चे को लगानी चाहिए ताकि वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करे, इसी सिलसिले में स्काई ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्काई टॉपर स्टॉक। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, उनको यहां पे बुलाए ताकि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और बच्चों को यह बता दे कि क्या स्ट्रेटजीज रहती है या रहनी चाहिए ताकि वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करे। क्योंकि जिस बच्चे ने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया होता है, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई और गाइड हो सकता है जो बच्चे को गाइड करेगा कि इन एग्जाम्स में कैसे आपको क्वालिफाई करना है। इसी सिलसिले में मैं कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है और वो अलाइड सर्विसेज में, चाहे केएस हो, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको भी मैं कोशिश करूंगा यहां पे बुलाने के लिए ताकि वो बच्चों को गाइड करें। तो ये प्रोग्राम अब इंशाल्लाह बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम ये लगेगा जहां पे हम डिफरेंट जीएमसी से अपने जो बच्चे हमारे हैं उनको बुलाएंगे, स्ट्रेटजीज उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज बेटा इसी सिलसिले में हमने एक प्यारी बच्ची को यहां पे बुलाया है जिसने पहली अटेम्प्ट में नीट को क्वालिफाई किया और इस टाइम जीएमसी श्रीनगर में पढ़ रही है, आईना। आइए बेटा। थैंक यू सर। तो मेरी छोटी प्यारी आईना यहाँ पे आपके सामने आई है। तो आईना ने इस साल पहले अटेम्प्ट में जीएमसी श्रीनगर में अपनी सीट को तय किया। और आईना बेटा आपके 683 मार्क्स थे ना? yes, तो 683 मार्क्स इसके थे। बहुत ही अच्छा स्कोर इसने किया, बहुत प्यारी बच्ची थी। तो आज मैं बेटा इनके साथ यही तो बात हम करेंगे कि आईना जो है उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिसकी वजह से इसने पहले अटेम्प्ट में अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल किया। ये प्रोग्राम इसलिए हो रहा है ताकि जो हमारे बच्चे इस टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता चले कि एंड टाइम पे क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है। पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ता हर कोई है, हर कोई अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मगर एंड पे इसलिए उनकी सिलेक्शन छूट जाती है क्योंकि एंड पे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है, वो अपने पीरियड को जो उनका टाइम टेबल होता है दिन का वो उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने उन्हीं बच्चों को यहां पे बुलाया जिन्होंने ऐसा किया था, जिन्होंने इस चीज को मुमकिन किया, जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। और यही बच्चे आपको आज गाइड करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आईना मुझसे भी बेहतर आपको गाइड करेगी कि कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो अब इस सिलसिले में मैं नबील साहब को यहां पे बुलाने जा रहा हूं। नबील सर आईना के साथ बात करेंगे और ये बताइए नबील साहब, आप आईना से पूरी स्ट्रेटजीज बताइए कि कैसे बच्चों को गाइड करेगी ताकि जो हमारे बच्चे इस टाइम नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाए अगर वो इनकी स्ट्रेटजीज पे चलेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस इंसान ने कामयाबी हासिल की होती है, अगर हम उसकी स्ट्रेटजीज पे चले यकीनन हमें भी कामयाबी मिल सकती है। मैं आईना को मुबारकबाद और कर रहा हूं, आज यूट्यूब पे मैं इनको मुबारकबाद ऑनलाइन कर रहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। चाहता तो मैं था कि आप टॉपर बने, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स किए थे, 3-4 क्वेश्चंस खुद गलत किए थे, नहीं तो आप बेटा टॉपर की दावेदारी कर रहे थे। तो चलिए अच्छा हुआ आपका अपना ड्रीम कॉलेज मिला, अल्लाह आपको ब्लेस करे, हमेशा कामयाब रहो, अल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब करे आखिरत में। नबील सर प्लीज। So good evening everyone. Highly thankful to all of you that you have joined us again today.
तो बच्चों, we could have got our students from AIMS also. We could have got some bureaucrat today, but we decided to go with our favorite little Aina. तो आइना, highly thankful to you बेटा, आप आज हमारे पास आए. Thank you, तो sir. आइना, tell us about your journey. पहले तो एक brief introduction बेटा, आप कहाँ से हो? And I will tell you one thing, this series is not going to end here. She is from GMC Srinagar, but we are going to go to each GMC, starting with GMC Srinagar, then Skims, then GMC Anantnag, GMC Udhampur, GMC Doda. जहां पे भी हमारे स्काई फैमिली के बच्चे हैं, दे आर इन ऑल जीएमसीज, दे आर इन almost 2 to 3 aims also. So inshallah we'll try to get them all, and this program would be done on weekly basis. Every third day you'll have some topper coming here and sharing his journey. तो अब हमारे favorite student आइना से start करते हैं. I would tell all of them first. आइना के marks are 683 out of 720, but she could have got around, I think, 696. 4 questions were wrong, somewhere OMR में कोई mistake की थी आइना ने. But I would request Aina now to start and tell us about her journey, a basic introduction beta, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to thank Saddam sir who gave me an opportunity to share my journey with all of you. My name is Aina Rafiq Shah and I am from Naugam, Srinagar. I had appeared in NEET UG 2024 this year and it was my first attempt and I have scored 683 points with an all India rank of 5892. मैंने अपनी स्कूलिंग होली फेथ प्रेजेंटेशन स्कूल रावलपुरा से की है एंड बचपन से ही मेरी साइंस की ओर इंक्लिनेशन थी एंड जब मैं 8th-9th क्लास में थी तो मेरी एक कज़न सिलेक्ट हो गई थी. वो उन्होंने यहीं से कोचिंग की थी. Okay, your cousin was a student of Sky only. Yes, What sir. was her name? Sir Sobia. Okay, is Sobia watching us today? Yes, sir. So Sobia ma'am, thank you for motivating Aina to come to Sky classes and giving us one more selection. और कोई फैमिली में आपका रिलेटिव? Yes, sir. मेरी सर छोटी बहन यहीं 11th क्लास में कोचिंग कर Okay, रही she is है. here only. What is her name? सर आयशा. आयशा, next year we have to see you here. Then पूरी फैमिली को लाएंगे. 3 डॉक्टर्स एक ही फैमिली से, so we would love to see all of them coming here. अच्छा बेटा, tell me about your 10th and 12th marks. How many marks you had in 10th class? सर मेरे 10th में 497 मार्क्स थे. अच्छा, पहले से ही टॉप. 497. Okay, what about your 12th class? सर 484. So that means 497 से 484. Yes, Quite sir. good. So this was your first attempt in NEET. Yes, And sir. you got 683. Yes, तो sir. बेटा, tell me about your strategy. कैसे start किया, and पहले तो ये बताओ, what was the reaction of your parents when they came to know that you have got 683? पहले अपना reaction, then about your mama and papa. Mama and papa is also watching us. Yes, sir. So thank you sir, she has made us proud. We are highly thankful to you. आपने स्काई पे ट्रस्ट किया और सारे बच्चों को आप यहीं पे भेज रहे हो. तो आइना प्लीज टेल मी देयर रिएक्शन. सर पहले मैं कहूँ, पहले सब घर पे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. ऑब्वियसली बहुत खुशी का ही दिन था. तो जी. जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरी दादी जो थी वो रोने बैठी और तो मैं भी रो रही थी. तो वो उनका ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन है. जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती वो मेरे लिए दुआएं कर रही होती थी. वो उन्होंने मतलब मेरी पूरी प्रिपरेशन में मॉरल सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, वो दिया. मेरी पेरेंट्स ने, मेरी बहन ने, बाकी सब घर वालों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया है. तो जब मेरा रिजल्ट आया तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे. मतलब सबकी आंखों में आंसू आ गए थे. तो बच्चों, पहली बात व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम आइना इज दैट मेहनत के साथ साथ अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की दुआओं का बहुत असर होता है. Yes, तो बेटा sir. हमेशा कोशिश करो, जितनी भी आप दुआएं अपने मामा पापा से ले लो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ले लो, तो दे एक्ट एज एन कैटलिस्ट इन योर सिलेक्शन. तो बेटा टेल अस अबाउट योर स्ट्रेटजी नाउ. सारे सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन करते हैं. फिजिक्स, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, प्लीज हमें बताइए. सर जब मैं 11th में मैंने स्काई क्लासेस जब ज्वाइन किया था, लाइक एनी अदर स्टूडेंट, मुझे भी कुछ खास पता नहीं था. पता था नीट कोई एग्ज़ाम है, ज़्यादा पता नहीं था. मतलब जब मैं यहाँ आई तो यहाँ टीचर्स ने समझाई, ऐसे है, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न है, ऐसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो उससे काफ़ी आइडिया मिला ऐसे प्रिपेयर करना है. तो जब मैं 11th में यहाँ आई थी तो मुझे मेरा 11th स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं हो रहा था. मतलब मुझे क्योंकि सबका मतलब जब हम 11th में आते हैं तो सब 10 to 11 जो होता है बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है. अभी तक हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव बेसिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ना पड़ता है. तो काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन होता है. लाइक एनी अदर स्टूडेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन आई ओवरकेम देम.
और टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की, समझाया ऐसे होता है ऐसे होता है, तो विद ऑल ऑफ देयर सपोर्ट तो मैं ये कर पाई ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट मीन्स 10th का मार्क्स आपने बोल दिया, 12th का बोल दिया, 11th का नहीं बोला इन्होंने। सर कम आए? 11 नहीं कम आए? कितने आए? 11 में मेरे 490 थे। ओके, 490, सो दैट इज 494, 490 एंड 97 497 in 12th. How many you had? 484 in for 12th. 12th, 497 in 10th. Okay. Sir. So now tell us about your strategy. Jab you qualified class 11, then you had to balance this boards as well as competitive exams. So how did you balance? सर पहले तो अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करूँ, जी। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ बोलूँ, जी, तो यूजुअली क्या होता है, बच्चों को फ़िज़िक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। exactly. फ़िज़िक्स जो होता है वो बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो यूजुअली बच्चों का ऐसा ही होता है। जी, तो उसको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगे उसको पहले ही ज़्यादा टाइम दो। फ़िज़िक्स यूजुअली और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो, और उसमें प्रैक्टिस बहुत डिपेंड करती है। मतलब आपकी जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे। तो पहले ही जो आज जो जैसे आप लोग पढ़ते होगे कोचिंग में, तो आज का काम आज ही किया करो। मतलब ये जितने जितने आप डिले करोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, आप लोगों के बैकलॉग्स क्रिएट होंगे, और उससे एट द एंड बहुत मतलब सफ़र करोगे आप लोग। तो मैं कहूँगी कि जैसे फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके लिए आप कुछ कोई पर्टिकुलर मटेरियल यूज़ कर सकते हो, तो उसी पे स्टिक करो, और वही मटेरियल अगर आप 2-2 4 बार अगर आप करोगे, तो उससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप लोग ज़्यादा मटेरियल यहाँ-वहाँ जाने लगोगे, तो उससे आप लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट ही होगे। तो मतलब मैं बोलूँगी कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मटेरियल को स्टिक ठीक है। करो, और फिर उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये मैं Point फ़िज़िक्स number के लिए 2, बोलूँगी। stick to only one material. And tell me your toughest subject in physics. 11th क्लास में कौन सा चैप्टर सबसे toughest लगा? 12th में कौन सा toughest लगा? सर पहले तो टफ कुछ खास नहीं था, तो Okay. थोड़ा-सा मुझे रोटेशन थोड़ा टफ लगता था, और वेव्स वेव्स Okay, so थोड़ा-सा। उसके बाद we'll move on to chemistry. Now tell us about chemistry. पहले मैं और एक बात बोलूँ कि हर तीनों सब्जेक्ट्स के लिए पीवाईक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. मतलब मैं इस पे बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे बहुत फोकस करो, क्योंकि जो भी अब क्वेश्चंस आते हैं वो उसी पैटर्न पे आते हैं। मतलब वो लोग वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ठीक ईयर है। वाले क्वेश्चंस का। तो मैं केमिस्ट्री का कहूँ तो केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल जो है उसका अप्रोच वही रहना चाहिए जो फिजिक्स का रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 200 टू 300 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। मतलब इससे आपको एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, और जब आपने डाइवर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, आप जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। तो ये हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड दैट टू मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जी, यूजुअली केमिस्ट्री में लोग मतलब फिजिकल के लिए लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं बोलूँगी कि फिजिकल की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो केमिस्ट्री पेपर आया था, वो मैं बोलूँगी मोर देन 60-70% थ्योरेटिकल था। मतलब Okay. थ्योरी बहुत आई थी। तो मैं इस पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि आप लोग फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ें। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो सब पढ़ते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए यूजुअली बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. और उसके बाद फिर मैं कहूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। मतलब आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मल्टीपल रिविजन, क्योंकि इनऑर्गेनिक याद नहीं रहती है, वो सब लोग वो फेस करते हैं। मतलब मुझे भी याद नहीं रहती थी। तो वो बार-बार एग्ज़ाम डे तक रिवाइज़ करनी पड़ती है रोज़-रोज़, तो तभी आपको वो याद रहेगी। ऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँ कि अगर आपके 11th में जीओसी अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होती है, मतलब अगर आपका जीओसी अच्छा होगा, तो तभी आप लोग 12th में भी एक्सेल कर सकते हो। तो आपको जीओसी पे बहुत फोकस करना है। जीओसी अगर आपकी अच्छी होगी, तो आपका 12th में ऑर्गेनिक पोर्शन काफ़ी अच्छा जाएगा। मैं अपना कहूँ कि मुझे ऑर्गेनिक काफ़ी पसंद थी। मतलब वो मेरे टीचर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे 12th में जो भी ऑर्गेनिक है, मैं काफ़ी ऑर्गेनिक और पढ़ती थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी उसमें था। तो काफ़ी अच्छी गई वो, मेरे सर की वजह से ज़्यादा बहुत अच्छी गई। तो Okay. और Botany, बा zoology बेटा? बायो के बारे में बायो में मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी से बाहर आप लोगों को जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग। आप लोग क्या काम कर सकते हो, मैं अपना बोलूँ बायो में, मुझे यूजुअली कुछ चैप्टर्स है जैसे बायोडाइवर्सिटी है, वो याद नहीं रहती, या कुछ चैप्टर्स है जिसमें बहुत या मॉर्फोलॉजी है उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह, वो मतलब याद करने वाली चीज़ है, वो भूल जाती है विद टाइम। जो बायोलॉजी में साइड से बायो बुक में साइड से जो स्पेस दी होती है, आप उसको यूटिलाइज़ अच्छे से कर सकते हैं। जो पॉइंट याद नहीं रह रहा है, वो उसी स्पेस में इंक्लूड करें। Okay.
और अगर कुछ याद नहीं रहा, मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बात कहूँ, तो मैंने जब 11th में बायो की थी, मैं हाइलाइटर ली थी और मैंने पूरी बुक कलर की हुई थी, ओके जिसकी वजह से मतलब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फिर हो जाती, मतलब वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट कर, मुझे सब पहली रीडिंग में आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन आपको हाइलाइट वो चीज़ें करनी है, मतलब जो आपको याद नहीं रह रही है, जो आपको लग रहा है ये मेरे लिए ये चीज़ ये है, ये मुझे भूल रही है। मैंने 11th में अपनी सारी बुक कलर कर दी थी, ठीक क्योंकि है। मुझे सब इंपॉर्टेंट लग रहा था वहाँ। पहली रीडिंग में सारा इंपॉर्टेंट हाँ, लगता है। आप दूसरी या तीसरी रीडिंग में हाइलाइट कर सकते हैं बुक को, पहली रीडिंग में प्रेफर नॉट। ठीक है। अच्छा बेटा, टेल मी अबाउट टेस्ट सीरीज। आपने कोई टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक ज्वाइन की थी? हाँ, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जो टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मेरा स्कोर इतना बूस्ट हुआ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज। मैंने हमारा सिलेबस 12th में सितंबर में ही ख़त्म होता, काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था देन अदर इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने अक्टूबर से ही CTS फेज सेकेंड ज्वाइन की थी, जो मेरे नीट के तक चलती रही। उसमें ऑलमोस्ट 20-30 टेस्ट थे 30 एंड टेस्ट। हाँ, Okay, that is excluding your classroom के test. यस सर, In classroom, you had a 15-day test. फोर्टनाइटली डेज, Okay, यस सर, so फोर्टनाइटली टेस्ट you होते थे। used to be regular in every test के कोई test मिस किया? सच सच बोलो। मैंने ऑलमोस्ट 11th में शायद एक टेस्ट स्किप हो गया था और 12th में Okay, शायद कोई टेस्ट नहीं स्किप हुआ था, मतलब टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी से ही आप लोगों की मतलब ना स्कोर बूस्ट होगा, जितने okay, ज़्यादा टेस्ट देंगे उतने ज़्यादा। मैं और एक बात इसमें यहाँ कहना चाहूँगी, जब एग्ज़ाम से मतलब मेरे बोर्ड्स भी 12th के बोर्ड्स थे जी, मार्च में और फिर मई में एग्ज़ाम था, तो काफ़ी मतलब कम टाइम बचा था, तो मैं काफ़ी एंशियस हो गई थी कि कैसे हो जाएगा सारा, कैसे हो पाएगा। तो जब भी मैं अपने टीचर्स से बहुत कॉन्टैक्ट में थी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मतलब आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम माय होल हार्ट। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जब भी मैं मतलब आई वुड फील एंशियस या मैं स्ट्रेस्ड exactly, होती थी, मैं अपने टीचर्स को कॉल करती थी, या दाऊद सर है, फैज़ सर है वगैरह, okay, तो मैं उनको कॉल करती थी। तो मुझे याद है मेरा लास्ट पेपर था 12th के एग्ज़ाम्स का, तो मैंने दाऊद सर को कॉल किया, सर अब नहीं कुछ समझ आ रहा है, 1 महीना बचा है, अब कुछ नहीं पता है क्या करेंगे, और बोर्ड्स की वजह से गैप लग गया था, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस कम हो गया था। तो उस पॉइंट पे सर ने मुझे कहा कि ऐसा अब पॉसिबल तो नहीं है 1 महीने में आप वो 2.5 साल का सारा रिवाइज़ कर पाओ। जी, आप एक काम करो, आप टेस्ट हर दिन 1-1 टेस्ट दे दो। तो मैंने लास्ट के महीने अप्रैल में हर दिन 1-1 टेस्ट दिया। सर ने मुझे ऐसे कहा कि आप जब 1 टेस्ट दोगे ना, आपको 3 घंटे 20 मिनट में वो सारा 11th-12th रिवाइज़ हो जाएगा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था, मतलब मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मतलब हर दिन लास्ट के महीने प्रेफ़र करो हर दिन 1 या 2 टेस्ट देने। So, beta, point number 3 that we have to take from Aina is that tests are very important. Beta, out of I think 60 to 70 tests Aina ने यहाँ institute में दिए होंगे and she has only missed one test. तो आप देख सकते हो कितने important होते हैं test. So we would recommend बेटा please join the test series and test पे पूरा focus कीजिए. अच्छा बेटा, tell me, बच्चों को board का भी pressure होता है, then competitive exam का भी pressure होता है. So how did you get 419 boards? इसका राज क्या है? How did you balance the competitive exam also, boards also? सर, पहले तो मैं एक बात बोलूँ कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड्स उतना कोई मसला नहीं है। Okay, और मतलब मैं अपना कहूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ, मार्च में हमारे बोर्ड्स थे और मई में फिर नीट था, तो उतना टाइम नहीं था, मैं बोर्ड्स पे ज़्यादा ये नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जो इंस्टीट्यूट ने उस साल हर साल ORCC प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ पे, okay, तो मैंने उसको फ़ॉलो किया। मैं उसके वीडियोज़ देखती रहती थी इन माई फ्री टाइम, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकालती थी, और उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे बोर्ड में इतना अच्छा स्कोर करने okay. में। So point number 4 that we have to take is that if you focus on competitive exam, बच्चों बोर्ड की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है. प्लस स्काई क्लासेस का ORCC प्रोग्राम है बेटा, दैट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप वो भी देख सकते हैं. तो बेटा आईना, बिफोर वी लीव, तो वी वांट यू ना एक positive message for these youngsters who might be depressed because they'll be appearing in the exam. I think 5 months रह चुके हैं इनके एग्जाम के लिए. तो what would be your advice to them, छोटे बच्चों के लिए जो ना भी बहुत डिप्रेस्ड होंगे, उनके लिए कोई एडवाइस आप दीजिए बेटा. सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दिया है, तो आप लोगों को कोई सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आप लोगों को कॉन्फिडेंट इस पॉइंट पे रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे ये मैटर नहीं, मतलब पढ़ा तो यहाँ अब सब ने होता है, पढ़ते सब है। अब ये मैटर करता है आप अपने मतलब ना स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करोगे? आप कैसे मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे इस पॉइंट पे? क्योंकि इस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं अपना कहूँ, मतलब डर तो सबको लगता है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। इससे कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। अगर डिप्रेशन में जाने से मार्क्स इंक्रीज़ हुए फिर बात थी। ऐसे तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो आप
फैमिली से कनेक्टेड रहो, उनसे बात करो, अगर लग रहा है अपने अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, उससे शेयर करो अपनी फीलिंग्स, मतलब इससे काफ़ी इंसान स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो और खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला पे यकीन रखो, अपने बेशक। टीचर्स पे यकीन रखो, अपनी प्रिपरेशन पे यकीन रखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपने अपना 100% दिया है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो जाओगे। Inshallah. So, Bacho, all those people who are watching us, and many of our students who are in various GMCs, who are working in various other companies, so we all are inviting you. बेटा आप आ जाइए, you contact Yunis sir here. तो आप आ जाइए, let's share your success story, let's share your strategy. How did you become a doctor? How did you become a bureaucrat? तो बेटा we want people to know, because जब आप अपने एज के बच्चों को देखते हो ना, when they speak in front of you, तो एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है that yes, it is possible for us to do it also. So I would request you, kindly share this live, kindly subscribe to our YouTube channel. We will have this program on weekly basis now, and after 3 days we have one more student who has got 688 in NEET 2024. We had more than 100 students who got selected from our classroom and test series program today, and I assure you beta, we'll get them all here. हम सबकी स्ट्रैटेजी सुनेंगे, we'll try to boost your morale inside your homes. तो इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी हमारी, that all the Skyans that are in all GMCs, please let us meet here and let's try to create a change in this world. Thank you guys for watching us today. We'll be again coming back to you on Wednesday or Thursday. Thank you. Assalamu.